नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं सीटेट का सिलेबस, और सीटेट के ईवीएस के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से। और टारगेट हम लोगों का यह होगा कि 30 में 30 आए। ईवीएस में 30 में 30 लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है और आसानी से लाया जा सकता है। इस 30 में 30 को हम लोग कैसे कवर करेंगे, वह हम सारी रणनीतियों के साथ में हम आपके बीच में आए हुए हैं। सारी रणनीतियों को हम आपसे शेयर करेंगे अभी, और उसके साथ ही साथ आज का ये हम लोग सत्र भी स्टार्ट करेंगे, सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे। साथियों यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यूज़ और लाइक आए। उसी व्यूज़ और लाइक को देख करके हमारा मनोबल बढ़ेगा, जब तब हम और आगे अच्छे से वर्क कर सकेंगे। साथियों यह वीडियो पूरी तरह से आपको सीटेट को टारगेट में ले करके हम चल रहे हैं। सीटेट के सिलेबस में जो भी कुछ है वह हर कुछ हम इसमें कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो आए क्वेश्चन हैं उसको भी हम इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि शार्ट में हम ऑनलाइनर के टाइप में उसको बना करके सीधे आपके सामने रखेंगे। अब इस तरह की जो रणनीति होगी, इस रणनीति को सफल बनाने का कार्य आपका होगा, और आप इसे कितना सफल बनाते हैं, कितना लोगों तक शेयर करके आप पहुंचाते हैं, यह आप पर निर्भर होगा साथियों। और एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि यह जो ईवीएस का स्टार्ट हो रहा, इसी के आसपास में 2-4 दिन में हम इस पर आपको सीटेट का भी सिलेबस कवर करवाने का प्रयास करेंगे। हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज के लिए एक दूसरे टीचर होंगे और वह भी इसे कवर करवाएंगे। यह पूरी तरह से फ्री कोर्स होगा साथियों, इसमें कोई भी पेड चार्ज नहीं होगा, 1 रुपये का भी पेड चार्ज नहीं होगा। और इसमें आपको जो मटेरियल मिलेगा हम वही मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे जो हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो हम ऑफलाइन क्लासेस में नोट्स बनवाते हैं, वही नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे और वही क्लास आपको ऑनलाइन हम उपलब्ध करवाएंगे। और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि उसी नोट्स को हम जो फॉर्म में रख करके आपके सामने प्रस्तुत करें और उसी से आपको समझाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और कोई कंटेंट छूटने भी ना पाए। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, और शुरू करते हैं आज से हम लोग सीटेट का 30 में 30 का सीरीज। आइए हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है। दोस्तों मित्रों, यहाँ पर जैसा कि हमने सीटेट का सिलेबस लिख रखा है, सीटेट पर्यावरण में ईवीएस का सिलेबस में जो साथियों आता है उसमें से आपको ये पता होगा कि 15 नंबर का आपको सिलेबस होता है, जो कि इसमें आपको टॉपिक दिए होते हैं, और 15 नंबर ईवीएस का जो होता है टीचिंग का होता है कि किस तरह से आपको ईवीएस पढ़ाना है। तो दोनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि क्या क्या किसमें किसमें है। साथियों यहाँ पे 15 नंबर का जो ये है आपका, ये 15 नंबर का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं आइए देखते हैं। तो इस 15 नंबर में जो कि टीचिंग का है जो वह है आपका परिवार और मित्र, पहला चैप्टर है। और इसके बाद है आश्रय, दूसरा है भोजन, इसके बाद पानी, इसके बाद यात्रा में साथियों आपका परिवहन और अन्य सभी चीज़ें आ जाएंगे। आपके परिवहन आ जाएगा, परिवहन में तीनों परिवहन, चारों परिवहन आ जाएंगे, वायु परिवहन, जल परिवहन, नदी परिवहन, समुद्र वाला, और इसके बाद स्थल का जो है, तो हर तरह से परिवहन आ जाएंगे। उसमें आपके हाईवेज भी आ जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम जो सोचते हैं और जो करते हैं यह है। इसके बाद है आपका संबंध, इसके बाद आपका है कार्य और खेल, और इसके बाद है पशुएं और फिर पौधे। इस तरह से आपके ये सिलेबस हैं 15 नंबर के, जिसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आइए आगे देखते हैं शैक्षिक मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों में आपके क्या क्या टॉपिक हैं। 15 नंबर का ये भी होगा साथियों। और इस 15 नंबर वाले में क्या होगा, ईवीएस की अवधारणा और उसका क्षेत्र क्या है, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा,
इसके अलावा सीखने के सिद्धांत क्या हैं, फिर है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध और क्षेत्र, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण यहाँ पर दिया गया है और उसकी क्रियाएं। इसके बाद आगे है नेक्स्ट है प्रयोग व्यवहारिक कार्य, और इसके बाद है विचार विमर्श, इसके बाद है CCE, और इसके बाद है शिक्षण सामग्री और समस्याएं। ये आपके सिलेबस हैं। इस सिलेबस को हम लोगों को पढ़ना है और ये अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा 30 में 30 आ जाए, और आपका 30 में 30 आएगा मेरी गारंटी भी है। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग और जितना मैं सिलेबस पढ़ाया उतना आपने पढ़ा, और जो नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ PDF, वो PDF आपने अच्छे से ग्रहण किया तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। आज से हम लोग अपना टॉपिक, और वह हम लोगों का जो टॉपिक है साथियों, जैसा कि हमने सिलेबस में ही देख लिया कि पहला टॉपिक है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र जो ये पहला टॉपिक है, इसी टॉपिक को हम लोग पहले चैप्टर के तौर पर स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट ना करें और हम लोग पहुंचते हैं अपने पहले चैप्टर पर। तो साथियों आपके सामने है परिवार और मित्र का पहला चैप्टर। साथियों परिवार यानी कि इंग्लिश में आप जिसको कहते हैं फैमिली, ये होता क्या है, इसको कैसे से समझें, इस चीज़ को आइए देखते हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली का ही हिंदी रूपांतरण है, और ये जो फैमिली का शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है। लैटिन भाषा के फैमुलस से इसकी उत्पत्ति हुई है, और फैमुलस शब्द जो है साथियों, इस शब्द का एक ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। यानी कि उस फैमिली में कौन कौन होंगे, माता पिता होंगे और बच्चे होंगे, ये सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। परिवार समाज की पहली इकाई होती है। जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसका एक समाज होता है। समाज का जो प्रारंभिक स्तर होता है साथियों, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला जो समाज होता है उसका परिवार होता है। वही चीज़ें यहाँ पे आपसे कही जा रही हैं कि परिवार समाज की पहली इकाई है। पहले इकाई पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लेवल पे फैमिली आपकी ही पहली जो होती है सामाजिक संरचना की, वो होती है स्तर। इस तरह से आपने देखा इसको फैमिली की फैमिली क्या होती है। फैमिली आपके समाज की पहला स्तर भी होता है, और किसी भी बच्चे के लिए भी पहला स्कूल भी होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह उस समय ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है। दोनों यहाँ पे कहा जा रहा साथियों। जैसे कि आपको पता होगा कुछ चीज़ों में विरोधाभास चीज़ें आ जाती हैं कि ये होगा तो या ये नहीं होगा, दोनों में एक होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ना किया जा रहा है कि ना तो वह सामाजिक है और ना ही असामाजिक है। असामाजिक भी नहीं है और सामाजिक भी नहीं है, दोनों ही वह नहीं है। तो वह है क्या, तो वह साथियों एक मनोशारीरिक प्राणी होता है। क्या होता है, वह एक मनोशारीरिक प्राणी होता है, और इस प्राणी को जब मिलता है फैमिली तो वहाँ पर वह एक प्रारंभिक स्तर का परिवार मिलता है या प्रारंभिक स्तर का समाज मिलता है, और उस समाज में उसका सामाजिकरण होता है। आगे है साथियों कि बच्चे का सामाजिकरण किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग आइए देखते हैं। साथियों यहाँ पे बच्चे का जो सामाजिकरण होता है उसके बारे में दिया गया है कि परिवार समाज की पहली इकाई होती है जिसमें बच्चे का सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के आचार विचार हाव भाव आदि में परिवर्तन जो होता है वह ही सामाजिकरण कहलाता है। समाज के हिसाब से उसके हाव भाव में जो परिवर्तन होते हैं, आचार विचार में जो परिवर्तन होते हैं, वह ही क्या होता है, वह सामाजिकरण होता है। ये सामाजिकरण को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके जो बच्चे हों वह भारत में जन्म लिए हों और भारत के ही
जो निवासी रह करके वो यहाँ पर ही पढ़ रहे हों, तो उनका जो हाव भाव होगा, उनका जो विचार होगा भारतीय संस्कृति के हिसाब से होगा। उनकी भाषाएं जो होंगी भारत के जो भाषाएं हैं, जिस रीजनल लैंग्वेज में वो होंगे वही होंगे। यानी कि उनका एक सामाजिकरण हो रहा है और उस सामाजिकरण में वही भी है वो परिवर्तन उनके अंदर आएगा जिस परिवर्तन वाले क्षेत्र में वह रह रहे होंगे। यानी कि एक बच्चा अगर लंदन में रह रहा है तो उस बच्चे को लंदन के क्लाइमेट और लंदन के कल्चर के हिसाब से विकसित किया जा सकता है, भले ही वह इंडियन बच्चा हो। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वह तो ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, लेकिन जब पैदा होता है उसके बाद जिस परिवार में वह जन्म लेता है उस परिवार के हिसाब से उसका समाजीकरण होता है, समाज में वह आता है और वह समाजीकरण किस प्रकार का वह समाज है, यानी कि वह परिवार जो है वह किस प्रकार का है, उसी हिसाब से उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है। आगे आइए हम लोग देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से ही मिलता है। पहला पाठ जो मिलता है कहाँ से मिलता है, वह उसके परिवार से मिलता है। परिवार वाले सिखाते हैं कि ये पापा बोलो, बाबा बोलो, नाना। तो इस तरह से जो बोला जाता है वह पहली पाठशाला भी होती है और पहला पाठ भी होता। इस तरह से पहला पाठशाला अगर आया तो आप उसमें क्या लगाएंगे साथियों, उसमें ये नहीं लगाएंगे कि प्राइमरी होता है या एलकेजी होता है। बच्चे की पहली पाठशाला एलकेजी नहीं होता और ना ही प्राइमरी होता है। उसकी पहली पाठशाला क्या होती है, उसका फैमिली ही उसका पहला पाठशाला कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अब गलत नहीं करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं परिवार की परिभाषा। इतना सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि परिवार कहते किसको हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, परिवार एक ऐसा समूह है जिसका आकार छोटा हो और बच्चों का प्रजनन तथा लालन पालन करते हों, परिवार उसे ही कहा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 लोग मिल करके किसी एक जो है रूम में रह रहे हैं, दिल्ली बम्बई में कमा रहे हैं और एक खोली या कोई फ्लैट लिए हैं और उसमें रुक करके इसके बाद जो है रात बिताते हैं, खाना खाते हैं, इसके बाद सोते हैं और फिर इसके बाद निकल जाते हैं सुबह ड्यूटी। वो परिवार नहीं कहलाएगा। आदर्श परिवार जो होगा वह नहीं कहलाएगा। परिवार के लिए क्या होना चाहिए, परिवार के लिए जो होगा उसमें बच्चों का लालन पालन हो और उसमें क्या होगा, प्रजनन की क्रिया भी होती है, तो ही वह परिवार होता है। परिवार निरंतर विकास की अवस्था में होता है, स्थिर नहीं होता है। समझ में आया साथियों? तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे कि परिवार हम किसे कहेंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को आइए हम लोग देखते हैं कि परिवार कितने कितने प्रकार के होते हैं और कितने हिसाब से, कितने वर्गों के आधार पर उनको इसमें विभाजित किया गया है। तो देखिएगा साथियों, यदि रहने के आधार पे देखा जाए, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उस फैमिली के आधार पे देखा जाए, तो इसमें आप देखेंगे कि एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। अगर सत्ता के आधार पे देखते हैं कि उसका मालिक कौन है, मुखिया कौन है परिवार का, तो उसमें कभी कभी देखेंगे कि पितृसत्तात्मक मिलेगा, तो उसमें कहीं कहीं देखेंगे कि मातृसत्तात्मक मिलेगा। यानी कि जो महिलाएं होती हैं वह मुखिया होती हैं और पुरुष जो होते हैं वह मुखिया नहीं होते हैं। जहाँ पे ऐसी स्थिति होती है कि महिलाएं मुखिया होती हैं वह मातृसत्तात्मक होता है, और जहाँ पे पुरुष होते हैं मुखिया वहाँ पे पितृसत्तात्मक होता है। तो हमारे भारत में जो कल्चर है वह कैसा कल्चर है, मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। चलिए आगे है साथियों विवाह के आधार पर। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि एक से नहीं संतुष्ट होते हैं कि एक शादी हो गई ठीक है, वो कई कई शादियां करके खुश होते हैं कि हमारी तो इतनी शादी हुई है। तो उसमें भी उस आधार पर भी क्या होता है, विभाजन किया जाता है। एकल वैवाहिक परिवार, इसके बाद होता है बहुपत्नी परिवार, जो होते हैं कि नहीं हमें हमारी कई
होती हैं रानियाँ तो सही होती है। जैसे पहले टाइम पे देखेंगे 1000 रानियाँ, 365 रानियाँ, पता नहीं कितनी कितनी रानियाँ होती थी। हमारे तो गिनती भी नहीं समझ में आता कि वो पहचान भी पाते रहे होंगे हमारी रानी की नहीं। आगे है बहुपति परिवार। ऐसा भी नहीं है कि केवल पति ही, पुरुष ही होते हैं, पत्नियां यानी कि औरतें भी बहुत पति रखते हैं। इनको भी देखिए, डरिएगा नहीं लड़कों। आगे देखिएगा, ये सब कल्चर तो सोच रहे होंगे कुछ लोग कि अरे यार ये कल्चर तो हमारे यहाँ ना ही आए, एक तो वैसे लिंगानुपात कम है ऊपर से हम लोग कहाँ जाएंगे। आइए, इसमें है, इसमें जो संयुक्त परिवार होता है उसका क्या रोल होता है, उसके प्रॉफिट क्या होते हैं, उसके लॉस क्या होते हैं। संयुक्त परिवार जो होगा उसका क्या बेनिफिट होगा आपके लिए। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आप क्या क्या बेनिफिट पाएंगे और क्या क्या नुकसान पाएंगे, या आप महिला हो या आप पुरुष हो। तो इसको देखिएगा कि इसमें पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची और नाती पोते सब रहते हैं, ठीक है, आदि लोग रहते हैं। और संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग। 3 पीढ़ी कैसे, जैसे आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, 2 पीढ़ी हो गई, आपके दादाजी 3 पीढ़ी हो गई, या 3 से अधिक आपके भी बच्चे हो गए, ये हो गई पीढ़ियाँ। तो इस तरह से 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे, एक ही परिवार में साथ में रह रहे होते हैं। और भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही है। हमारे यहाँ क्या है साथियों, हमारे यहाँ देखते होंगे कि बाबा जी के भी भाई लोग एक ही में अभी हैं, पापा जी के तो भाई लोग हैं ही, चाची भी रह रही हैं, सभी लोग एक ही परिवार में रह रहे हैं। संयुक्त परिवार, संगठित परिवार, मजबूत परिवार, ये मान करके हम लोग चलते हैं कि कोई भी कुछ भी समस्या आएगी हम लोग सामना करेंगे। तो वो परिवार जो होता है साथियों कैसा होता है, संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, ठीक है। अब देखिएगा संयुक्त परिवार होता है साथियों, आगे देखिएगा, एकल तो दूसरा होता है। आगे देखिएगा संयुक्त परिवार के गुण क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों, इसके गुण क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं, दोनों समझिएगा। संयुक्त परिवार में सबसे अधिक आयु का व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। यदि आप मुखिया बनना चाह रहे हैं परिवार का, तो आपको संयुक्त परिवार छोड़ना होगा और आपको जाना होगा कहीं और सेटल होना होगा। अपने हिसाब से अगर आपको करना है तो आपको अलग ही रहना होगा। संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो वही होगा जो सामूहिक निर्णय होगा, या जो मुखिया जो घर के हैं वो जो कहेंगे वही होगा। अगर आपको शादी करनी है तो जो मुखिया जी कहेंगे वही करना होगा, यानी कि जो दादाजी पिताजी कहेंगे वही करना होगा। दूसरी जहाँ अगर शादी करते हैं तो अमान्य होगा और आपको घर से निकाला भी किया जा सकता है। तो आप अगर अकेले रहते हैं तभी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कहने का मतलब, यदि कोई आपको कार खरीदनी है तो कार कौन सी खरीदनी है ये परिवार वाले डिसाइड करेंगे। यदि आपको कोई भी और काम करना है तो वो काम कैसे करना है वो परिवार वाले डिसाइड करेंगे, आप सर्वे सर्वा नहीं होंगे। तो ऐसा डिसीजन जहाँ पे होता है वह संयुक्त परिवार का गुण होता है। इसमें आगे देखिएगा कि समाज के नियमों और गुणों को सिखाने में संयुक्त परिवार बहुत ही काम करते हैं। समाज का अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो यूनिटी वाले परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, वहाँ पे कल्चर पर बहुत फोकस किया जाता है। अरे ये से रहो, ऐसे वैसे रहो, बहू है तो ऐसे घूंघट काट के चलो, अरे वो तो फला की बहू है ऐसे चलती है, वो तो जीन्स पहनती है, तरह तरह के होते हैं। तो इसमें जब संयुक्त परिवार में रहेंगे तो आपको लोक लज्जा दबाव हर तरह से आपके ऊपर प्रेशर होगा और उस प्रेशर में आपको उसी हिसाब से रहना होगा जिस हिसाब से पीछे की चली आ रही कल्चर आ रही है और आगे भी वही चलेगी। इस तरह से ये फॉलो होता है किसमें, संयुक्त परिवार में। समझते चलिएगा। आगे देखिएगा सामाजिक सुरक्षा। यहाँ पे क्या होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है, यानी कि सभी सदस्य अगर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होगा। कोई भी आपको समस्या हो गई, आप बेरोजगार हैं तब भी आपका जीवन चलता रहेगा, लेकिन अकेले अगर रह रहे हो तब तो आपका जीवन नहीं चलना हो, चाहे भीख ही मांगिए, लेकिन करना पड़ेगा कुछ। लेकिन इसमें संयुक्त परिवार में रहते होंगे तो आपको बिना किए खाने को मिल जाता होगा। गांव में देखते होंगे कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो खा लिए दिन भर चल दिए, गांव में
निताई कर रहे हैं, इधर उधर बाइक से लेके घूम रहे हैं, शाम को आ गए, खाने को मिल गया, खाने में भी कमी मिल गई, तो फिर लो सुन लो, कर कुछ भी नहीं रहे हैं, सुना देश कर रहे हैं। तो ये सभी गुण, ये सभी ताकत क्या होती है, संयुक्त परिवार की होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि संयुक्त परिवार अपने सभी सदस्यों के बेरोजगारी, बीमारी, कठिनाई में पूरी सुरक्षा देती है और अपने परिवार की देखरेख करती है। समझ रहे हैं साथियों? तो इस तरह से ये संयुक्त परिवार के गुण होते हैं। आगे है संस्कृति का हस्तांतरण। हमने जैसे आपको बताया कि संस्कृति का ये हस्तांतरण करने का कार्य करते हैं, यानी कि बहू को कैसे रहना है, बच्चे को क्या बिहेव करना है, बड़े आए हैं, नाते रिश्तेदार आए हैं, चलो पैर छुओ, नमस्ते करो, अरे तुमने उनसे कुछ पूछा नहीं, अरे बच्चा है, ये पढ़ता है, इस क्लास में पढ़ता है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, तो वो तो अपना ये कल्चर हो गया, ठीक है, बड़े आए हैं, हाथ पैर जो है जोड़ रहा है और सब करना। तो इस तरह से जो बिहेव है, ये जो कल्चर सिखाए जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले जो चली आ रही हैं, वो जो कल्चर आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं वो अधिकांशतः संयुक्त परिवार वाले होते हैं। एकल परिवार में आप देखेंगे कि एकल परिवार में वही काम वो करेगा बंदा जो उसको खुशी दे, जो उसके लिए अच्छा लगेगा। वह ऐसे कुछ भी धारणा को लेकर के नहीं चलेगा, वह अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि वह क्या अच्छा उसको लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसमें या कोई वहाँ पे सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर ऐसा कोई नैतिक दबाव नहीं होता है, इसलिए वह अपने हिसाब से ही काम करता है। तो इसी तरह से साथियों इसमें देखिएगा कि संस्कृति का हस्तांतरण जो होता है, परिवार का प्रत्येक वृद्ध और अनुभवी सदस्य नई पीढ़ी के लोगों को अपनी संस्कृति, सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने की सीख देता है। समझ रहे हैं? इस तरह से ये सीख दिया जाता है। और आज आप खुद सोचिए कि आज आप जो जिस टाइम में जी रहे हैं, ऐसे टाइम में गांव में कोई संयुक्त परिवार हो और वहाँ आप सोचिए कि कोई मॉडर्न घर की हो लड़की और वह आ जाए और जीन्स पहनना शुरू कर दे घर में, फिर तो सोचिए गांव वाले का क्या हाल होगा, उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके परिवार का क्या हाल होगा उसके लिए। ठीक है कि वो फला की बहू तो ऐसे जीन्स पहन के निकली, अरे यार वो तो घूंघट भी नहीं निकाली, वो तो जीन्स टॉप पहन में जा रही। लेकिन वही चीज़ें अगर आप शहर में आ जाते हैं, अकेले रह रहे हैं कमरे में, जीन्स पहनो चाहे टॉप पहनो, चाहे जो मन करे वो पहनो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ आपको कहने वाला नहीं। कहेगा भी तो किनारे कह लेगा, लेकिन आपके मुंह पे तो कोई नहीं कहने वाला। लेकिन वहाँ तो आपके मुंह पे कहते कहते इतना सुना देंगे, इतना सुना देंगे कि आप तो सर पटक लेंगे और आ जाएंगे उसी भेष में कि भैया चलो ठीक है, हमारी गलती हो गई कि हमने ऐसा किया, अब हम आ जाते हैं साड़ी में। ठीक, तो ये चीज़ें हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये हैं हमारे जो कि सामाजिक मूल्यों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित करते हैं। आगे देखिएगा, सामाजिक श्रम विभाजन। सामाजिक श्रम विभाजन की बात यहाँ पे जो है, यहाँ पे उस चीज़ से है कि मान लीजिए घर में कोई काम पड़ा तो वह सभी लोग उसको बांट करके आराम से कर लेते हैं आसानी से। अगर अकेले रह रहे हैं आप तो वह आपको ही करना पड़ेगा। जैसे अगर संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी बच्चियां भी होंगी तो वह भी आपके कार्य में हेल्प करवा सकते हैं, बर्तन साफ करना हो या कोई भी किचन में काम करवाना हो तो वो भी हेल्प करवा सकते हैं। लेकिन अगर अकेले रह रहे हैं आप तो वहाँ पर आपको ही करना होगा और आप ही उसको करेंगे तभी होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। संयुक्त परिवार में रह रहे हो सकता है आप परेशान हो जाए तो वो बच्चियाँ ही कर लेंगे। तो इस तरह से होता है कि श्रम विभाजन घर के अंदर, घर के बाहर दोनों जगह देखने को मिलता है, जिससे बड़े कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। समझ में आया साथियों? उम्मीद करते हैं साथियों आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो एक लाइक तो ठोक दो साथियों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेज दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। खेती के टुकड़े होने से बचाव होता है। आज के टाइम पर साथियों सबसे बड़ी समस्या अगर गांव में देखेंगे तो खेती का टुकड़े दर टुकड़े होते चले जाना। मान लीजिए कि ये आपके दादाजी का ज़मीन है जो आपके दादाजी के नाम पे था, और ये दादाजी के जो नाम पे ज़मीन था, दादाजी के हुए 4 लड़के। कितने लड़के हुए? 4 लड़के। उन चारों ने बांट करके इस तरह से किया, यानी कि आपके पिताजी 4 भाई हैं, वो 4 भागों में डिवाइड हुआ। अब इस 4 भाग में भी अगर अब आपके पिताजी और चाचा इन सब को अगर देखा जाए तो उनके भी कई लड़के होंगे। अब मान लीजिए आपके चाचा जी लोग जो हैं उनके भी 3-3 लड़के हो गए। तो अब लो, इतना छोटा, इतना छोटा,
अब आ गया कहाँ से, ये वाला था और ये कहाँ पे आ गया, बी वाला, यानी कि तीसरी पीढ़ी पे जा करके ये कहाँ पे आ गया है, इतने पे आ गया, कवर हो गया। अब इसमें ना तो ट्रैक्टर चलेगा और ना तो बैल घूम पाएगा, काम करेगा कुदाल और कुदाल चलेगा नहीं वहाँ पे आप लोगों से। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, यह हो जाता है आपके निवास के लिए केवल पर्याप्त, बाकी वहाँ पे खेती का काम खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो ये चीज़ें समस्याएं आती हैं ये संयुक्त परिवार में नहीं आती हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में ये आपके जो चाचा जी हैं और आपके भाई लोग हैं, इस तरह से ये क्या हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब आपके चाचा भाई लोग का सारे के लोगों का सारा ज़मीन ये एक जैसा ही दिख रहा होगा। अब यहाँ पे सारा कुछ हो सकता है, जो फसल उगाना चाहेंगे, कई फसल उगाना चाहेंगे तो कई फसलों को यहाँ पे उगा सकते हैं। तो ये होती है समस्याएं एकल परिवार में और ये होती हैं गुण संयुक्त परिवार में। साथियों आगे है नेक्स्ट, समाजीकरण की दृष्टि से संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था भी होती है। ठीक है, व्यक्तिवाद पर प्रतिबंध। अब यहां पर देखिएगा व्यक्तिवाद क्या होता है, व्यक्तिवाद पर प्रतिबंध। संयुक्त परिवार में व्यक्ति की इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता है, इस परिवार में सामूहिक इच्छाओं को ही महत्वता दी जाती है। यानी कि घर वाले ज़्यादा जिस पक्ष में होंगे वही कार्य होगा, जिसके पक्ष में नहीं होंगे वह कार्य नहीं होगा। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य साथियों है कि संयुक्त परिवार में अनुशासन काफ़ी कठोर होते हैं, अनुशासन काफ़ी कठोर होते हैं। और इस अनुशासन का पालन करना कुछ लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र रह चुकी होती हैं अपने मायके में, उनको क्या करना पड़ता, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता, रोती हैं। तो इस कठोर वातावरण से वो आज़ाद होने के लिए कहती हैं अकेले चलो रहते हैं। ठीक है, अकेले का मज़ा भी आप देखिएगा अभी। तो यहाँ पे संयुक्त परिवार के अब दोष भी जो हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त परिवार का पहला दोष जो है साथियों कि व्यक्ति के विकास में यह बाधा डालती है। संयुक्त परिवार जो होता है यह व्यक्ति के विकास में बाधा डालती है। अब वो कैसे डालती है, मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई विचार आया नया कुछ करने का, कुछ क्रिएट करने का। अब परिवार वाले चलते किस पे हैं, पुरानी धारणाओं पे। अब वो करने के लिए आपने प्रस्ताव रखा और वो जो आपके चाचा जी लोग हैं, पापा हैं और बाबा हैं, वो उसको परमिट नहीं किए क्योंकि उनकी सोच जो है पुरानी है। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं इसमें रिस्क है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं करना है, इसमें तो पैसा डूब जाएगा। अब वो क्या हुआ, आपको करने नहीं दिए। अब वो आपके जो दिमाग का जो विकास कर सकते थे वो नहीं हो पाया। तो इस तरह से आपने जो स्टार्ट करने की सोचा वो भी नहीं हो पाया और उससे आपका जो विकास होता वह भी रुक गया। तो इस तरह से संयुक्त परिवार में किसी एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, भले ही वह कितना योग्य क्यों ना हो, भले ही आप योग्य हो, बहुत कुछ किए हो, पीएचडी वगैरह सब कुछ कर लिए हो, लेकिन अगर बड़े कह दिए, अनपढ़ हो दादाजी, लेकिन कह दिए गलत है तो फिर वो गलत है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुना दिया कि ये गैर कानूनी है तो फिर वह कानूनी बनाने के लिए आपको कितना भी आप पास कर लीजिए वो अकेले नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिएगा स्त्रियों की निम्न स्थिति। साथियों जहाँ पर संयुक्त परिवार होता है वहाँ पर सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है और उसमें क्या होता है, स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि घर के अंदर के सारे कार्य जो होते हैं वह स्त्रियों को ही करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि घर के बाहर भी बहुत सारे कार्यों में हाथ बटाने पड़ते हैं। इस स्थिति में उनकी दशा जो होती है बहुत ही दयनीय हो जाती है। सुबह उठेंगे 5 बजे और एकदम लास्ट में सबको खाना वाना खिला करके जो बचा होगा, चाहे कम ही बचा हो, उतना ही खा करके वो सो जाती हैं और सुबह सबसे पहले फिर उनको ही उठना होता। तो इस तरह से वो बेचारी क्या होती हैं, वह एक दयनीय स्थिति में जी रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने है कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दशा गुलामों की तरह हो जाती है और वह सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में सोते हैं। ग्रामीण समाज में स्त्रियों को मारना पीटना भी आम बात है। आप लोग देखते होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में
ठुर्रा पी लिए, आ गए, बस आ गए तो जान लो कि वो कमा के लाए चाहे एक पाव भी दाल नहीं, लेकिन शाम को हाथ गिराना शुरू कर देंगे और पीटते पीटते इतना पीट देते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मार ही डालते हैं। ऐसे ऐसे जाहिल पड़े हुए हैं हमारे समाज में साथियों, जो कि स्त्रियों को क्या समझते हैं, वो पुरानी कहावत को शूद्र और पता नहीं क्या गंवार ढोल पशु नारी वगैरह वही सब कह करके वो दारू का नशा उतारते हैं। ठीक, ऐसे बेवड़ों को तो हम कहते हैं कि घर से ही निकाल देना चाहिए। आगे देखिएगा, सामान्य जीवन स्तर। इनका जो जीवन स्तर होता है बिल्कुल सामान्य होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता। संयुक्त परिवार में कार्य करने का ढंग पुराना ही होता है, धारणाएं पुरानी ही होती हैं, उन्हीं पर कार्य करते रहते हैं। आलसी व्यक्तियों में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे बहुत आलसी मिलते हैं। हमने बताया ना आपको कि काम कुछ नहीं करेंगे, घर में रहेंगे, और घर में रहेंगे खूब बढ़िया से खाएंगे, टर्क मार के सोएंगे और निकल जाएंगे बाइक लेकर के चौराहे पे, खूब निताई करेंगे, शाम को आएंगे फिर खाएंगे, और कोई कमी निकल गई तो लेते देते शुरू हो जाएगा। ऐसे आलसी जो दिन भर घूमते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि कुछ कर सकते थे नहीं करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि परिवार के जो कमा रहे हैं उनको उसके स्तर पर उनको भोजन मिल पा रहा है, उनके सहयोग से उनको भोजन मिल जाता आसानी से, तो इसलिए उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वह क्या करते हैं, नेताई करते हैं। तो ये जो होते हैं आलसी बने रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस बने रहेंगे, सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे। इनको क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। परिवार के अनेक ऐसे व्यक्ति जो दिन भर इधर उधर घूमकर व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं, सह परिवार उसका, उनके बच्चों का लालन पालन करता है। आप लोग बहुत देखते होंगे कि शादी होने के बाद भी ऐसे लोग रहते हैं, उनके पिताजी उनके बच्चों का भी लालन पालन कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी समस्याएं कहाँ पे होती हैं, संयुक्त परिवार में होती है। बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। संयुक्त परिवार में साथियों यह प्रथा है कि बच्चों का विवाह अल्प आयु में ही कर दिया जाता है। जनसंख्या में भी वृद्धि होगी और लड़ाई झगड़े भी होंगे, मैच्योरिटी कम होगी। उससे क्या होगा, कई बार ऐसे होते हैं सुसाइड करने वाली नौबतें आती हैं, कई बार ऐसे होते हैं मारपीट की बहुत ज़्यादा नौबतें आ जाती हैं, शादियां टूट जाती हैं। तो ये क्या होता है, मैच्योरिटी की कमी होती है, इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इसके अलावा क्या होता है, गोपनीय स्थान की कमी। गोपनीय का मतलब यह होता है कि शांत स्थान की कमी होती है, कि यहाँ पर क्या होता है, संयुक्त परिवार में एकांत स्थान की कमी पाई जाती है, जहाँ पति पत्नी अपने मन की बात को कह सुन सके। वहाँ पे अगर आप लोग देखते होंगे गांव में पति पत्नी अगर बात कर रहे हैं, अरे ये तो कितनी गलत, अरे इसको शर्म नहीं आ रहा, देखो देख रहे हो यही सब बैठे हुए बात कर रहा, मतलब क्या क्या सोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या सुना देंगे। तो ये होती है, मतलब उनके अंदर इतना प्रोटोकॉल होते हैं ना कि वो मिल भी नहीं सकते हैं, बातें चीतें भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है। ये तो बहरहाल वो बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानते हैं साथियों मुझे क्या लगता है, सबसे बड़ी समस्या जो ये यहाँ पे लगती है संयुक्त परिवार में, वह मुझे ये लगती है कि बच्चों को एकांत जो शांत वातावरण होता है पढ़ाई का, वो नहीं मिल पाता है। आप बच्चों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर भी विश्वास करिए, इस चीज़ पर भी गौर करिए कि क्या ऐसा संयुक्त परिवार में सफल होता है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता, क्योंकि मैंने बहुत अनुभव किया है कि जहाँ पे कई लोग रह रहे हों वहाँ पर एकांत वातावरण मिल सके, ऐसा संभव नहीं होता कि वहाँ पे आपको क्या हो, पढ़ाई का माहौल मिल पाए। इसीलिए मजबूरन क्या करते हैं, लोग आते हैं शहरों में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है साथियों एकल परिवार। तो अब इसी पर साथियों हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकल परिवार के साथ में, और उसके प्रॉफिट देखते हैं, उसके लॉस को देखते हैं। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर लाइक भी ठोक करके जाइए, जिससे हमें इस वीडियो को आगे बनाने में बहुत सारा उत्साह मिल सके आप लोगों से। और यह वीडियो सीरीज हम इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि आप लोगों को इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा EBS वाले ज़्यादा हैं, इस टाइम पे EBS वाले ज़्यादा हैं, यानी कि टेट सीटेट में आप सभी लोग ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो ही हमने इसका
निर्णय लिया कि अब सीटेट का ही बैच स्टार्ट करना चाहिए, वो भी फ्री। और ये सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आज का पहला ये क्लास है और इस पहले क्लास का वीडियो भी आपको जब ये वीडियो अपलोड होगा उसी के आसपास में, एक आध घंटे के आसपास में हम यहाँ पर पीडीएफ भी डाउनलोड वहाँ पे कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से आप आसानी से जा करके डाउनलोड कर लेंगे, इसे आसानी से पढ़ सकेंगे। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगा और यहाँ से आपका कवर भी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और वह वीडियो कब आएगा? अगर से आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो एक दिन के अंतराल के बाद आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।